कक्षा 11 भूगोल के छात्रों का जो अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो 16वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इसके अंतर्गत हम धरातल पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जो तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें पारिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र, जैवमंडल और इसका जो संरक्षण की आवश्यकता है, क्यों है, हमारे पृथ्वी पर जो जैव विविधता है इनका जो अनुपात है या इनकी जो भागीदारी है वो असंतुलित हो रही है। और किन किन कारणों से ये असंतुलित हो रही है, उन कारणों का निवारण करके हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें किन किन प्रश्नों का अध्ययन करना है। तो ये जो 16वां अध्याय है जैव विविधता एवं संरक्षण, तो इसके बारे में आप थोड़ा जान लें, फिर प्रश्नों का अध्ययन किया जाए या प्रश्नों को हल किया जाए। तो आज जो जैविक विविधता हम देखते हैं वह 25 से 35 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मतलब ये बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से इसका विकास होते होते आज हमें इस रूप में देखने को मिलता है। मानव के आने से जैव विविधता में तेज़ी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपयोग होने के कारण वह लुप्त होने लगती है। आज भारत में 66 राष्ट्रीय पार्क और 368 अभयारण्य और 14 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जहां विविधता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास जारी है। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। एक है बायो, जिसका अर्थ होता है जीव, तथा दूसरा होता है डाइवर्सिटी, जिसका अर्थ होता है विविधता। तो जैवमंडल को बायो डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का जहाँ अर्थ है जीव, वहीं डाइवर्सिटी का मतलब उसका विविधता है। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो ये जैव विविधता का अर्थ हो गया। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है, किंतु जीवधारियों की संख्या अधिक हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ के बीच है। अभी तक 1 करोड़ का ही सही अनुमान हो पाया है। 10 करोड़ में 1 करोड़ का ही अनुमान हो पाया है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। तो प्रजाति किसे कहते हैं? समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों को प्रजाति कहते हैं। विश्व में उन क्षेत्रों में जैव विविधता व्यापक स्तर पर विद्यमान है जहां सौर ऊर्जा और जल उपलब्धता अधिक है। तो जहां सौर ऊर्जा और जल की उपलब्धता अधिक है वहां जैव विविधता अधिक है।
तो कभी कभी इस पे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो वो होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में, या यूँ कह लीजिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, लताएं, तमाम प्रकार की विविधता देखने को मिलती है कहाँ? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और जैसे ये प्रजाति के बारे में बताया गया कि प्रजाति क्या होती है? समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। कहने का मतलब 4 पैर पर चलने वाले, समान मतलब दूध देने वाले, ये दुधारू, जैसे गाय है, गाय का एक भौतिक बनावट होती है जिसके आधार पर उसको हम उस प्रजाति का मानते हैं। भैंसों का समूह है, उसमें भी एक समानता है, भौतिक यानी आकार को देख करके भौतिक समानता है। तो वो इसी तरह जीव जंतु पक्षियों को हम उनकी समानता को देख करके उसे एक प्रजाति का बता सकते हैं कि ये इस प्रजाति का है। तो इस प्रकार एक अनुमान के अनुसार लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज विलुप्त हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारी जो 99% प्रजातियां हैं, यानी जो सारी प्रजातियों का जो है उसमें से 99% ख़त्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, और शेष जो 1% प्रजातियां हैं उन्हीं को हम लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे छोटे अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको देख लेते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता 2 शब्दों यानी बायो व डाइवर्सिटी के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जैव और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या व उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब एक देखिए, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है कि प्रश्न आए। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। तो हॉट स्पॉट का मतलब समझ गए, जहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। नंबर 3 प्रश्न है, भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम तथा प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का भी पारित किया। तो ये 1972 में वन्य जीव जो सुरक्षा अधिनियम है वो लागू किया, तथा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना को पारित किया, यानी बाघों को बचाने के लिए जो परियोजना लागू हुई थी 1973 में, उसे ही प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कहा जाता है। ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ था और कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो ये जो जैव विविधता का सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में हुआ था, इसमें 155 देशों ने भाग लिया था। विश्व की किसी एक संकटापन्न प्रजाति का नाम बताओ। तो जो विश्व के एक जो संकटापन्न यानी जो संकट में है प्रजाति, उसका नाम है रेड पांडा। भारत में 2 पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो भारत में जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत के 2 पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। तो इसको याद रखिएगा कि भारत में 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, एक पूर्वी हिमालय यानी जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, और पश्चिमी घाट यानी अरब सागर का जो तटीय भाग है भारत का,
वो दो पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं। और पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना कठिन होता है, क्यों? तो पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल व जटिल होता है, क्योंकि परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं। भाई जीव जंतु हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी चले जाते हैं, दूर तक चले जाते हैं, अपनी सीमाएं भी लांघ जाते हैं। तो इस तरह जो है परितंत्र की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जो कि एक चुनौती है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो हमारा भारत का वो पश्चिमी घाट है, उस पर एक पहाड़ी है अन्नामलई, वहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क स्थित है। अब देखिए जो बड़े प्रश्न हैं उसमें देख लीजिए, जैव विविधता को किन 3 स्तरों पर समझा जा सकता है? तो जैव विविधता को निम्नलिखित 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। नंबर 1 आनुवांशिकी विविधता, यानी जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। और ये है क्या? आनुवांशिक जैव विविधता में किसी प्रजाति की जीवों का वर्णन किया जाता है, यानी आनुवांशिक जैव विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जाता है। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति के जीव की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता है, यानी किसी भी प्रजाति में के जीव में जो विविधता पाई जाती है प्रजातियों में, तो वो आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। अब ये प्रजातियों में विविधता कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए गाय लेते हैं तो सफ़ेद गाय, लाल गाय, और उसमें भी तमाम प्रकार की प्रजातियां हैं। देसी गाय हैं, साहिवाल है, और कुछ विदेशी नस्ल की भी हैं। तो ये आनुवांशिक रूप से जो प्रजातियों में चेंजिंग है, विविधता है, उसको जैव विविधता कहा जाता है। प्रजातीय विविधता और स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, अब क्या है इसको देखो। प्रजाति विविधता किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की अनेक रूपता बताती है और प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। अब देखिए परितंत्रीय विविधता, यानी इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी है उसको देख लीजिए। पारितंत्रीय विविधता परितंत्रों की संख्या तथा उसके वितरण से संबंधित है, यानी परितंत्रों में जो विविधता है उनकी संख्या और उनके वितरण से संबंधित है। परितंत्रीय क्रियाएं, आवास तथा स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता बनाते हैं। यानी किसी भी परितंत्र यानी उसका निवास वास क्षेत्र में जो विभिन्नता है उसे पारितंत्रीय विविधता बनता है। तो आप साफ देख रहे हैं कि आवास तथा स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता बनाते हैं। इसी के कारण पारितंत्रीय विविधता आती है। अब इसमें जैसे कोई जो है उष्णार्ध क्षेत्र में है और कुछ
शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है, कोई ध्रुवीय क्षेत्र में है, तो उसके स्थान की जो ये भिन्नता है वही जो है क्या करता है, परितंत्री विविधता है उसको जन्म देता है या उसको बनाता है। अब देखिए, IUCN द्वारा पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया है? तो जो IUCN संस्था है वो जो है जीवों की प्रजाति को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। ये जो है इंटरनेशनल संस्था है। तो उसमें जो 3 वर्ग हैं, एक वर्ग में लिखा है, और एक वर्ग को जो उन्होंने बनाया है उसको संकटापन्न प्रजाति के अंतर्गत रखा है। इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा है। मतलब हैं तो, लेकिन उनके जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, तो उसको उठा करके इस संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसको उठा करके संकटापन्न प्रजातियों में डाल दिया गया है। अब जो ये IUCN है, इसका जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN विश्व के सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में एक रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। ये जो संस्था है ये एक संकटापन्न जो जब प्रजातियां हैं उनकी एक लिस्ट बनाता है, जिसको रेड लिस्ट के नाम से प्रकाशित किया जाता है, जिन जिन जीवों पर उनके अस्तित्व के लिए खतरा मंडरा रहा है। और दूसरा है सुभेद प्रजातियां। इनमें वे सभी प्रजातियां शामिल हैं या सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। तो कुछ ऐसी जातियां हैं, जो प्रजातियां हैं कि जो बहुत कम संख्या में पाई जाती हैं, परंतु उनका जो अवैध तरीके से या उसका प्रयोग किया जा रहा है या उनके जो अस्तित्व को खतरा उत्पन्न करने वाले कारक हैं, यदि उनको भी नहीं कंट्रोल किया गया तो ये सुभेद जो प्रजाति हैं, इस प्रजाति के अंतर्गत जिन जिन जीवों को रखा गया है उनके विलुप्ति का खतरा है। तो आप यहाँ 2 चीज़ें, एक तो संकटापन्न प्रजाति है कि जो जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, और उनको रेड लिस्ट में उनको इस उद्देश्य से शामिल कर दिया गया है कि इनका कंजर्वेशन या इनका संरक्षण करना है। और जो सुभेद प्रजाति हैं, ये भी ऐसी ही प्रजाति हैं कि जिनको संरक्षित न किया गया तो ये भी विलुप्त हो जाएंगी। दरअसल ये संख्या में बहुत कम दुर्लभ होती हैं, दुर्लभ क्या संख्या में कम होती हैं, और अपने अस्तित्व से ये भी जूझ रही हैं, उनको इसमें रखा गया। और तीसरा है दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पीसीज जो होते हैं। संसार के इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, यानी सुभेद प्रजाति की भी संख्या कम है, लेकिन ये बहुत कम है, संसार में इनकी संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं
या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं और इनका भी संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये भी नष्ट होने के कगार पर हैं, नष्ट हो सकती हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। यदि ये ज़रा भी कोई आपदा आ जाए मानवकृत, तो ये समाप्त हो सकती हैं। जैव विविधता के सम्मेलन के लिए जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण के कौन से उपाय सुझाए गए हैं, किन्हीं 5 का वर्णन कीजिए। तो जो ये रियो डी जनेरो में जो जैव विविधता का सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था। उसमें से कुछ पॉइंट हैं जो कि जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए सुझाए गए हैं। वो सुझाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंध अपेक्षित हैं। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधे की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी अन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। अगला है, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने, बढ़ने और विकसित होने के लिए सुरक्षित और संरक्षित होने चाहिए। तो वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। तो जो ये वन्य जीव हैं इनका और जो पौधे हैं, इनका जो व्यापार होता है वो उस पर कुछ नियम बनाए जाएं और उसके नियमों के अनुरूप ही किया जाए, यानी जिस बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर ही उसका व्यापार या उपयोग हो। इससे जो है इनको बचाया जा सकता है। तो देखिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता के महत्व का आर्थिक परिस्थितियों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्णन कीजिए। यानी जैव विविधता का जो महत्व है उसको आर्थिक परिस्थितियों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्णन करना है। तो देखिए आर्थिक महत्व क्या होते हैं। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जो जैव विविधता है वो भी एक संसाधन है। जैव विविधता को संसाधन के उस भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिसकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जैव विविधता है धरातल पर, उसमें से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि मानव के लिए एक संसाधन के रूप में हैं। उस संसाधन का प्रयोग मनुष्य या तो खाने, पेट भरने के लिए भोजन के रूप में उपयोग कर रहा है, या उसका औषधि के रूप में प्रयोग कर रहा है, या सौंदर्य प्रसाधन के रूप में कर रहा है। तो
इस तरह के क्रियाकलाप से भी जो कि आर्थिक महत्व के हैं, इससे जो जैव विविधता है नष्ट होने का एक कारण है और प्रमुख कारण भी है। तो अब देखिए, ये तो आर्थिक महत्व है उनका, इसलिए उनका दोहन हो रहा है। दूसरा है पारिस्थितिकी महत्व। जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक हैं। ये आप जानते ही होंगे कि जो जीव जंतु हैं वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसका संग्रहण करते हैं और उसको कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करते हैं, और जिसके कारण हमारा पारिस्थितिकी चक्र, जल चक्र, पारिस्थितिकी माने परितंत्र, जो हमारे परितंत्र में जो जल और पोषक तत्वों के चक्र चलते हैं उसको बनाए रखने में ये जीव की जो विभिन्न प्रजातियां हैं यानी जैव विविधता है वो उसको बनाए रखने में सहायक होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, फिर उसको कोई खाता है, फिर उसको कोई खाता है, फिर उसको कोई खाता है, और अंत में जो अपघटक हैं वो अपघटक जो है इन सभी जंतुओं के या जीवों के या वनस्पतियों के शरीर को अपघटित करके मृदा में मिला देते हैं। तो ये मृदा से पोषक तत्व लेकर के बढ़ते फलते फूलते हैं और फिर बाद में मृदा में ही मिल जाते हैं। तो ये एक चक्र होता है, पोषक तत्वों का चक्र होता है। इसी तरह जल चक्र होता है। तमाम वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को वायुमंडल में भेजती हैं और वायुमंडल से जल फिर धरातल पर आता है। तो इस तरह जो जल चक्र बनता है इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये वायुमंडलीय गैस को भी स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये परितंत्री क्रिया मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जिस परितंत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होंगी वह परितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। तो परितंत्र में जो परितंत्र के लिए जैव विविधता का महत्व है उसको आप इस तरह देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास को रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जाए। वन रोपण द्वारा पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग भी नियंत्रित ढंग से करना चाहिए। वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वन्य जीवों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। अगला है, महाविविधता केंद्र किसे कहते हैं, वर्णन करिए। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ संसार के सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है और इनके नाम हैं मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो,
मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। तो आपने देखा कि ये कहाँ हैं, सब देखो भूमध्य रेखी क्षेत्र के हैं, जहाँ उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने तथा उनके विस्तार के लिए कौन से उपाय किए हैं? तो भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने तथा उनके विस्तार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। तो वो उपाय क्या है? नंबर 1, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए। और दूसरा है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा की गई है, जहां वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में निर्भय होकर रह सकते हैं तथा प्रजाति का विकास कर सकते हैं। यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें इतना सुरक्षा प्रदान, बाहर से इतना सुरक्षा प्रदान की जाती है कि उसके अंतर्गत जो जीव जंतु रहते हैं वो प्राकृतिक रूप से जो आवास उनका होता है उसमें निर्भय होकर के या निडर होकर के वहाँ निवास करते हैं और अपने प्रजातियों का विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जिस चैप्टर का अध्ययन किया उसका नाम था जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैव विविधता क्या है और उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो अगले वीडियो में अगला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत होगा और शायद ये जो जैव विविधता का चैप्टर है ये आपके पुस्तक का आखिरी चैप्टर है। अब आपके जो दूसरा पुस्तक है जिसमें आपको भारत के संदर्भ में अध्ययन करने हैं, जिसमें भारत की स्थिति विस्तार, भारत के संसाधन, ये सब जो भारत की जनसंख्या और सब जितना भी अध्ययन करना है वो भारत को केंद्र बिंदु मान करके यानी भारत के संदर्भ में अध्ययन किया जाएगा आपकी दूसरी पुस्तक से। तो अगले वीडियो में आपके शायद दूसरी पुस्तक से जो चैप्टर होंगे उसको प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक आप के जो पहली पुस्तक है जो आज समाप्त हो रही है इसका एक बार पुनः अवलोकन कर लें और जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उसका नोट्स बना लें।